मूवी की शुरुआत में हमें राय साहब और उनकी फैमिली से मिलवाया जाता है, जो अपनी बहन और बेटे नीलेश, जिसकी अब मौत हो चुकी है, के 5 शरारती बच्चों के साथ रहते हैं। इन बच्चों ने अब तक कई मास्टरों की छुट्टी कर दी है। इसके बाद सीन सीधे शिफ्ट होता है कहानी के मुख्य किरदार रवि की तरफ, जो शहर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और अभी पंडित से अपना हाथ दिखाकर जान रहा है कि उसकी नौकरी कब लगेगी। इसके बाद रवि इंटरव्यू के लिए चला जाता है, पर वह यह नौकरी छोड़ देता है क्योंकि उसकी वजह से एक बूढ़े आदमी की नौकरी चली जाती। वापस अपने कमरे पर आकर उसे उसका दोस्त अमित उसके मामा की चिट्ठी देता है, जिसमें गांव में एक नौकरी की बात लिखी होती है। इस पर काफ़ी सोचने पर आखिर में रवि गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। गांव पहुंचकर रवि के मामा राय साहब के यहाँ पढ़ाने की बात करते हैं। इस पर रवि की मामी बहुत बिगड़ जाती है और कहती है कि रवि उन यमदूतों को पढ़ाने नहीं जाएगा। इस पर रवि के मामा रवि को कहते हैं, अच्छा ठीक है, पर एक बार चलकर तो देख लो। अगले दिन रवि अपने मामा के साथ राय साहब की हवेली जाता है। पहली बार में राय साहब रवि को काफ़ी कड़क मिजाज के लगे, लेकिन रवि की हाजिर जवाबी ने राय साहब को इम्प्रेस कर दिया और उन्होंने रवि को अपनी हवेली में रहकर बच्चों को पढ़ाने को कहा। अगले दिन रवि हवेली में अपने कमरे में जाकर जैसे ही कुर्सी पर बैठता है तो वह टूट जाती है और इस तरह बच्चों ने अपने नए मास्टर जी का स्वागत किया। पर रवि ने इसकी शिकायत राय साहब से नहीं की, यहाँ तक कि जब बुआ जी ने रवि के माथे पर लगी चोट की बात करी तो रवि ने कहा, अरे ये तो उसे तांगी की वजह से लगी है। इस पर राय साहब रवि से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें रवि में एक आशा की किरण दिखी, जो शायद उनके नीलेश के बच्चों को सही राह पर ले आए। अगले दिन बच्चों के साथ रवि थोड़ा सा सतर्क रहा। उसने कुर्सी पर बैठने से पहले ही कुर्सी के चारों पैर चेक कर लिए और फिर देखा कि ब्लैक बोर्ड पर उसकी एक फ़नी सी तस्वीर बना रखी है, जिसमें से उसने छड़ी को मिटा दिया। कुछ देर बाद जब गर्मी के कारण जब उसने पंखा चालू किया तो बहुत सारे कागज़ों की कतरें ऊपर से बरसने लगी, जिस पर सभी बच्चों ने जमकर मज़े लिए। इसके बाद रात को खाने के समय जब रवि ने बाथरूम में जाकर मुंह धोया तो तौलिए में बच्चों ने रंग लगा दिया था। जब रवि ने उससे अपना मुंह पोंछा तो रंग उसके मुंह पर लग गया, जिसे देख बच्चों ने खूब मज़े लिए और राय साहब के सामने रवि की किरकिरी हो गई। राय साहब ने गुस्से में रश्मि को खाना खाने से मना कर दिया। अगले दिन क्लास में मेज पर रवि ने देखा कि एक छड़ी रखी है। नारायण से पूछने पे पता चला कि यह छड़ी बुआ जी ने रखवाई है। रवि छड़ी को लौटा देता है। इस पर बुआ जी रवि को हिदायत देती है कि ये बच्चे लातों के भूत हैं। जवाब में रवि ने पहले बुआ जी की क्लास लगाई और बगैर इजाज़त के क्लास में आने को मना किया और बुआ को डांट पड़ते देख बच्चों को काफ़ी तसल्ली मिली। पढ़ाते समय रवि ने संजू को टोस्ट खाते हुए पकड़ लिया तो विजय ने संजू से टोस्ट छीनकर ज़मीन पर फेंक दिया। बाद में रवि को पता चला कि रश्मि के चक्कर में किसी भी बच्चे ने खाना नहीं खाया है। रवि राय साहब से मिलकर उन्हें बच्चों से प्यार से बात करने के लिए कहता है, पर राय साहब उसे दो टूक में कहते हैं कि अगर पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, वरना तुम भी चले जाओ। इसके बाद रवि रश्मि के पास जाता है और उसे समझाता है कि अगर राय साहब गलत हैं तो तुम भी सही नहीं हो, तुम्हारे चक्कर में सब भूखे हैं और अगर बच्चों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यह बात रश्मि को समझ में आ जाती है और फिर खाने की टेबल पर हम लोग देखते हैं कि रश्मि और सभी बच्चे एक साथ खाना खाने आ रहे हैं। इस पर राय साहब को बहुत खुशी होती है, पर बुआ जी को बहुत हैरानी होती है और हम देखते हैं कि रवि और रश्मि के बीच एक अनकही समझ की शुरुआत हो जाती है। रात को जब नारायण रवि को दूध देने के लिए रवि के कमरे में जाता है तो रवि गाना गा रहा होता है। नारायण उसे ऐसा करने से मना करता है। पूछने पर पता चलता है कि गाने की वजह से ही राय साहब और नीलेश में अनबन हुई थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और नारायण बताता है कि राय साहब ने एक अमीर घर की लड़की से नीलेश की शादी तय कर दी थी और जिस दिन लड़की को देखने जाना था उसी दिन नीलेश शहर में अपने उस्ताद के साथ एक म्यूज़िक कंसर्ट में गाना गाने चला गया और जब नीलेश वापस आया तो उसके साथ उसके उस्ताद की बेटी भी थी, जिससे नीलेश ने शादी कर ली। नीलेश ने राय साहब को बताया कि उसके उस्ताद की अचानक मृत्यु हो जाने से उसे जल्दबाजी में यह कदम उठाना पड़ा। इसके बाद राय साहब ने नीलेश को बहुत ही इज्जत के साथ बेइज्जत किया और बोले, देखो ये मेरा घर है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा और अपने हिसाब से रहना है तो अपना इंतज़ाम खुद कर लो। इसके बाद राय साहब एकदम अकेले हो गए और एक दिन जब वो शहर से वापस आए तो सभी बच्चों को साथ में लेकर आए।
इतना कहकर नारायण ने बताया कि कल फिर राय साहब और बुआ जी शहर जा रहे हैं। इसका मतलब घर पर सिर्फ रवि, रश्मि, नारायण और बच्चे रहेंगे। राय साहब और बुआ जी के हवेली छोड़कर जाने के बाद बच्चों ने पढ़ाई से छुट्टी कर दी। वहीं रवि ने दीवान जी को कुछ किताबें और खेलने का सामान मंगवाया। और जब नारायण नीलेश के कमरे की सफाई करने के बाद बंद कर रहा था, तब रवि ने नीलेश के कमरे में पड़ी वीणा को बजाना शुरू किया, जिसे सुनकर रश्मि और बच्चे नीलेश के कमरे में आ गए। इसके बाद सभी लोग काफ़ी दिनों बाद बाहर घूमने गए और यहीं रवि और रश्मि में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई। एक दिन रवि, रश्मि और बच्चे रवि के मामा के घर पे गए, जिसे देख मामा जी समझ गए कि राय साहब शहर में गए हुए हैं। रश्मि ने मामी का हाथ बटाने के लिए रसोई घर में गई, जिसे देख रवि भी उसके पीछे पीछे गया। वहाँ पर मामी जी ने रवि और रश्मि की जोड़ी बनाने की बात करी, जिस पर रश्मि काफ़ी शर्मा गई। दीवान साहब घर के माहौल में आए बदलाव से काफ़ी चिंतित हुए। ऐसा लगता है कि उन्हें राय साहब के अनुशासन की आदत हो चली थी। इस पर रवि ने उन्हें कहा कि वह यहाँ पर राय साहब के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए आया है। इसके बाद रात को 9 बजे खाने की टेबल पर मुन्नी ने रवि को खाने से पहले हाथ धोने को कहा, और जब रवि हाथ धोने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो उसकी टक्कर रश्मि से हो गई और रवि के हाथों में मोच आ गई। खाने के बाद रवि बच्चों को कहानी सुनाने लगा और वहीं रश्मि रवि के मोच पर मलहम लगा रही थी। सुबह नारायण बहुत भावुक हो गया। वह घर के बदले माहौल से काफ़ी खुश था और अब वह राय साहब को भी खुश देखना चाहता था और रवि से उसे बहुत आशा थी। थोड़ी देर बाद राय साहब की हवेली में रवि के मामा आए और उन्होंने रवि को एक चिट्ठी दी, जिसमें रवि की नौकरी लगने की खबर थी और उसे 2 दिन में वहाँ ज्वाइन करना था। मामा जी ने रवि को राय साहब की गैर मौजूदगी में हवेली छोड़कर न जाने की हिदायत दी, पर रवि ने जवाब में कहा कि नौकरी अच्छी है और यहाँ पर वह ज़िंदगी भर भी तो नहीं रह सकता। इतना कहने के बाद रवि रश्मि से मिलने के लिए उसके कमरे में गया। शायद वह उसे अपने वापस जाने की बात बताने के लिए वहाँ गया, पर वहाँ नीलेश के गानों की किताब देखकर अपनी बात कह नहीं पाया और रश्मि ने अपनी कहानी बताई, जिसमें उसने बताया कि नीलेश की मौत से पहले 3 साल पहले उसकी माँ की भी मौत हो चुकी थी और नीलेश ने राय साहब को काफ़ी खत लिखे थे और उसे जल्द ही पता चला था कि नीलेश भी कुछ ही समय का मेहमान है। उसका मानना था कि खत मिलने के बाद भी राय साहब उन सब से मिलने नहीं आए और जब नीलेश अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब उसके पिता यानी राय साहब उसको देखने नहीं आए। इस पर रवि ने रश्मि की सारी गलतफहमी को दूर किया। उसने रश्मि को बताया कि जब नीलेश का खत हवेली आया तो राय साहब बाहर गए हुए थे। तकरीबन 1 महीने के बाद हवेली आए और जैसे ही उन्हें खत मिला तो वे उल्टे पांव नीलेश के पास गए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अगली सुबह जब राय साहब वापस शहर से आए और हवेली में खेलने का सामान देखकर दीवार पर नीलेश की तस्वीर देखी तो गुस्से में नारायण को बुलाया और पूछा रवि कहाँ है। जवाब मिला वो तो शहर गए। तपाक से एक और सवाल, और बच्चे? जी वो तो पढ़ रहे हैं, नारायण ने डरते हुए कहा। फिर राय साहब ऊपर कमरे में गए तो सभी बच्चे पढ़ रहे थे और जब उन्होंने राय साहब को देखा तो उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया और उनके पैर छुए। इस पर राय साहब बहुत ही भावुक हो गए। रात के खाने के समय सभी टेबल पर जमा हुए। रश्मि ने भी राय साहब के लिए मेथी का साग बनाया और बताया कि उसके पिता ने बताया था कि राय साहब को मेथी का साग बहुत पसंद है। रात को सोते समय सभी बच्चे राय साहब को गुड नाइट कहने के लिए गए। आज राय साहब ने बच्चों के साथ खूब मस्ती करी और जी भर कर हंसे। यह देखकर नारायण की आंखें भर आई और उसके मन में रवि के लिए आदर बढ़ गया। यह सब बातें रश्मि ने रवि को खत में लिखकर बताई और यह भी बताया कि सब उन्हें बहुत याद करते हैं। रवि ने यह खत कई बार अमित के सामने पढ़ा, जिससे अमित को एहसास हो गया कि रवि रश्मि को चाहने लगा है और उसने रवि को रश्मि से मिलने जाने के लिए कहा। इसके बाद रवि अपने प्यार का इजहार करने के लिए राय साहब की हवेली पर जाता है, जहां उसे राय साहब से पता चलता है कि जिन मंसूबों को राय साहब अपने बेटे की शादी में पूरा नहीं कर पाए थे उन्हें वे रश्मि की शादी में करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक लड़का भी देखा है जो मिलिट्री के ज़माने के दोस्त का नाती है। इतना सुनने के बाद रवि का दिल बैठ जाता है और रवि हवेली छोड़कर मामा जी के पास आ जाता है, यहाँ तक कि वह रश्मि से भी नहीं मिलता। कुछ देर के बाद राय साहब हवेली में गए और रवि को ना पाकर रश्मि से पूछा तो रश्मि अचंभे में रह गई कि रवि आया था और उससे बगैर मिले चला गया। रश्मि को देख राय साहब को कुछ शक हुआ, पर इस बार उन्होंने नीलेश वाली गलती को दोबारा नहीं दोहराया और खुद रश्मि को लेकर स्टेशन गए। वहाँ रवि के मामा को उन्होंने देख लिया। इतने में ट्रेन भी चल चुकी थी।
ट्रेन के शोर में मामा जी राय साहब की आवाज़ नहीं सुन पाए, पर रवि ने पहले राय साहब को और फिर रश्मि को देख लिया। रश्मि और रवि दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई और अगले ही पल रवि चलती ट्रेन से कूद गया और रश्मि ने भागकर उसे उठाया और संभाला। यह देख राय साहब और मामा जी ने दोनों को अकेला छोड़ दिया और यहाँ पर हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।